नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन भारतीय इतिहास के सोर्सेस। मुगल कालीन इतिहास के सोर्सेस की जो संख्या है, स्रोतों की संख्या है, वो अधिक है क्योंकि इस काल में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत अधिक विकसित हो चुकी थी। इस समय फारसी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिनसे मुगल इतिहास की जानकारी मिलती है। यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के दस्तावेजों से भी मुगल प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यूरोपियन यात्रियों और व्यापारियों के यात्रा विवरण से भी मुगलकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक सामग्री जैसे सिक्के, स्मारक और उनके अवशेषों से भी हमें मुगलकालीन इतिहास पता चलता है। इस प्रकार मुगलकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन मोटे तौर पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत जो हैं वो देशी साहित्य और फारसी साहित्य जिसमें जीवन चरित्र आते हैं। साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, भारतीय यानी फारसी ग्रंथ और यूरोपियन साहित्य। फारसी साहित्य के अंतर्गत सामान्य इतिहास से संबंधित रचनाएं, जीवन वृत्तांत, सरकारी और गैर सरकारी ऐतिहासिक रचनाओं, आत्मकथाओं तथा प्रशासकीय दस्तावेज़ों, सरकारी पत्रों इत्यादि को रखा जा सकता है। कुछ मुगल सम्राटों ने अपनी जीवनी और संस्मरण भी लिखे हैं जिनसे तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण रचना है बाबर की आत्मकृत कथा, जिसे तुजुक-ए बाबरी, वाक़यात-ए बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं। बाबरनामा मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका फारसी में अनुवाद हुआ और बाबर ने इसमें भारत की राजनीतिक तथा प्राकृतिक स्थिति और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर अपने विचार लिखे हैं। इससे आरंभिक मुगल इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। हुमायूंनामा ये हुमायूं की जीवनी है जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। इसमें हुमायूं के कार्यकलापों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तुजुक-ए जहांगीरी जहांगीरनामा, इस ग्रंथ को जहांगीर के संस्मरण, वाक़ियात जहांगीरी, तारीख़ सलीम शाही और इकबाल नामा आदि विभिन्न नामों से इसको पुकारा जाता है। यह जहांगीर की आत्मकथा है। इसकी रचना स्वयं जहांगीर ने की है। इसमें जहांगीर के शासन के प्रारंभिक 12 वर्षों के संस्मरण उसने स्वयं लिखे हैं और बाद के वर्षों का हाल मोतमिद खां की सहायता से उसने इसमें लिखा है। इसमें जहांगीर के अभियानों का विस्तृत विवरण मिलता है और जहांगीर के शासनकाल की राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी भी तुजुक-ए जहांगीरी में मिलती है। तबकात ग्रंथ जो हैं ये मुगलकालीन इतिहास पर, ये जो तबकात श्रेणी की जो रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है मुगलकालीन इतिहास पर। इस श्रेणी के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों को रखा जा सकता है, जिनमें से प्रमुख हैं ये तबकात अकबरी। इसके लेखक हैं निज़ामुद्दीन अहमद। इसमें 987 से 988 ईस्वी से लेकर 1593 से 1594 ईस्वी तक का भारत का इतिहास मिलता है। इसमें न केवल किसमें तबकात अकबरी में इसमें न केवल बाबर, हुमायूं और अकबर का विवरण है, अपितु देश के प्रांतीय मुसलमान राज्यों का भी वर्णन मिलता है। निज़ामुद्दीन की इस रचना में अकबर के शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं, बैराम खां का पतन, अकबर द्वारा जो महज़र की घोषणा की गई और अकबर के सैनिक अभियान और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है तबकात अकबरी से। मुंतखाब उत तवारीख, इसके लेखक हैं बदायूनी। यह अकबरकालीन इतिहास का एक प्रमुख सोर्स है। बदायूनी ने इसमें महमूद गजनबी के आक्रमण से लेकर अकबर के 40 वर्षों के शासनकाल तक का विवरण इसमें दिया है। इसमें अकबर की प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों पर भी प्रकाश डाला है। बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है जो कि अन्य किसी तत्कालीन सोर्स में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुलशन इब्राहिमी, इसके लेखक हैं फरिश्ता।
ये सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मुगल सम्राटों और दक्षिणी रियासतों के साथ उनके संबंधों को प्रभावशाली ढंग से उजागर करने का काम किया है। मुंतखब उल लबाब, इसके लेखक हैं खफी खां। ये भी सामान्य इतिहास का वर्णन करने के साथ साथ दक्षिण भारत में औरंगजेब और मराठों के संघर्ष पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालता है। खफी खां ने शिवाजी के व्यक्तित्व और उसके कृतित्व पर भी प्रकाश डाला है मुंतखब उल लबाब में। तज़किरातुल वाक़िआत, इसकी रचना हुमायूं के निजी सेवक ज़ोहर आफ्ताबची ने की है। इसने ये ग्रंथ अकबर के शासनकाल में अपनी स्मृतियों के आधार पर लिखा है। इसमें हुमायूं के राज्यारोहण से लेकर ईरान से उसकी वापसी तथा राज्य प्राप्ति तक का विस्तृत विवरण दिया गया है। किसमें? तज़किरातुल वाक़िआत में। खुलासतुल तबारिक, इस ग्रंथ का लेखक पटियाला निवासी सुजान राय खत्री है। इसमें महाभारत से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक का विवरण मिलता है। इसमें भारत का सामान्य इतिहास है तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अनेक घटनाओं के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। दरबारी साहित्य, ये जो तबकात श्रेणी की रचनाएं जो थी वो विद्वानों और लेखकों के निजी प्रयासों से तैयार की गई थी, लेकिन मुगल काल में एक नए प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना भी शुरू हुई। इसे दरबारी इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। इस परंपरा का जो आरंभ है वो अकबर के समय में हुआ। अकबर ने अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल से अपने शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्वसनीय विवरण तैयार करवाया। उसमें जो रचना अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा, इसके जो इस जो ये विशाल ग्रंथ है इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में अकबर का जन्म, तैमूर की वंशावली, बाबर तथा हुमायूं के राज्य का विस्तृत विवरण और अकबर के सिंहासनरोहण से लेकर 17वें वर्ष तक के बीच का हाल इसमें मिलता है पहले भाग में अकबरनामा में, जो कि अबुल फजल ने लिखा है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष के मध्य से लेकर 46वें वर्ष तक का उल्लेख है। और अबुल फजल तुर्की, अरबी और हिंदी संस्कृत का विद्वान भी था। दूसरी रचना अबुल फजल की दूसरी कृति आईने अकबरी, ये ग्रंथ अकबरनामा के ही अंतिम तथा निर्णायक अध्यायों के रूप में है। फिर भी इसमें कई नवीन और विशिष्ट बातें हैं जो अकबरनामा में नहीं है। इस ग्रंथ के भी 3 भाग हैं। अकबर के शासन प्रणाली की जानकारी की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण रचना है आईने अकबरी। इसमें अकबरकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। और आईने अकबरी के तीसरे भाग में हिंदू सभ्यता और हिंदू दर्शन का वर्णन भी मिलता है। बादशाहनामा, जिसे बादशाहनामा भी कहते हैं, शाहजहां के शासनकाल का इतिहास जो है वो बादशाहनामा में है। बादशाहनामा की रचना 3 लेखकों ने की है और प्रत्येक ने, हर एक ने अलग अलग वर्षों का विवरण लिखा है, जो इस तरीके से है। मोहम्मद अमीन कज़वनी, इन्होंने शाहजहां के जन्म से लेकर उसके शासनकाल के 10वें वर्ष तक का इतिहास इसमें लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने तैमूर से लेकर शाहजहां के शासनकाल के प्रारंभ से लेकर 20वें साल तक का इतिहास इसमें लिखा है। मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के शासनकाल के 21 वर्ष से 30 वर्ष तक का हाल बादशाहनामा में लिखा है। आलमगीरनामा, इस ग्रंथ के लेखक मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम हैं। इसमें औरंगज़ेब को आलमगीर भी कहा जाता है। इसके शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा है आलमगीरनामा में। परंतु अपने शासन के 11वें वर्ष में ही औरंगज़ेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। मासीर जहांगीरी, इसके लेखक कामगार खां हैं। इसमें शाहजहां का विद्रोह और उसके राज्याभिषेक के तुरंत पूर्व की घटना की जानकारी मिलती है। मासीर आलमगीरी, इसके लेखक मुस्तैद खां हैं।
इस ग्रंथ में औरंगज़ेब के शासन का इतिहास मिलता है तथा इसमें औरंगज़ेब के दक्षिण प्रवास के समय की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तारीख़ शेर शाही, इसके लेखक अब्बास खान शरवानी हैं और वो अकबर की सेवा में नियुक्त था और अकबर के आदेश अनुसार ही उसने इस ग्रंथ की रचना की। इसमें अफ़गानों का इतिहास मिलता है तथा शेर शाह और इस्लाम शाह के समय का विस्तृत विवरण जो मिलता है वो तारीख़ शेर शाही से मिलता है, जिसकी रचना की है अब्बास खान शरवानी। कानून हुमायूनी, इसकी रचना की है गयासुद्दीन मोहम्मद ख्वांदमीर। वो बाबर और हुमायूं के दरबार का विद्वान था। इसमें हुमायूं के अधिनियमों, आविष्कारों और भवनों के निर्माण का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। फुतुहाते आलमगीरी, इसके लेखक हैं पाटन निवासी ईश्वरदास नागर। इसमें औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभ से लेकर 34वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है। इसके अलावा इसमें राजपूतों से संबंधित विवरण भी मिलता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो है फुतुहाते आलमगीरी, जिसकी रचना की है ईश्वरदास नागर ने। क्षेत्रीय साहित्य, ये भी मुगलकालीन इतिहास की मेन सोर्सेज में से एक है और क्षेत्रीय साहित्य में है मुख्य रूप से मीरत अहमदी। इसकी रचना मोहम्मद अली खान ने की। अली खान ने अकबरनामा से प्रेरित होकर इस ग्रंथ की रचना की। यह गुजरात के दीवान थे और इस ग्रंथ की रचना 18वीं शताब्दी में हुई। इससे गुजरात के प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रियाजुस सलातीन, इसके रचयिता हैं गुलाम हुसैन। इसमें बंगाल के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया गया है। बंगाल के इतिहास की जानकारी हमें रियाजुस सलातीन से मिलती है। दस्तूर अमल एवं इंशा, प्रशासन संबंधी जो तथ्यों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है दस्तूर अमल। इस श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी, जिससे अकबर के प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसमें राजकीय आवास, टकसाल, सेना के गठन, मनसबदार की श्रेणियाँ, फौजदार, कोतवाल, इन सब की निर्धारित योग्यताएं और उनके कार्य और राजस्व संबंधी सुधार आदि का वर्णन दस्तूर अमल में मिलता है। प्रशासनिक विषयों पर इंशा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रशासकीय पत्रों से भी मुगलकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इस श्रेणी की अनेक रचनाएं हैं जैसे इंशाए यूसुफ, इंशाए ब्राह्मण, खुतूत शिवाजी, इंशाए अबुल फजल, दस्तूर अमल ए टोडरमल, अखबारात, जवाबीत आलमगीरी। ये प्रमुख जो प्रशासकीय पत्र है वो इनसे भी मुगलकालीन इतिहासों की जानकारी मिलती है। इन पत्रों से विविध विषयों से संबंधित नियमों, कानूनों, प्रशासनिक विभागों तथा उनकी कार्यवाहियों के विषय में जानकारी के ये मेन सोर्सेस हैं। फारसी साहित्य से मुगल काल के इतिहास और प्रशासन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और इन सोर्स से विभिन्न शासकों के समय की मुख्य घटनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल अमीरों, पदाधिकारियों के कार्यों, जमींदारों और किसानों की स्थिति तथा अन्य विषयों की इसमें जानकारी हमें मिलती है। फारसी साहित्य के अलावा मुगल काल में उर्दू, हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनसे राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास की जानकारी तो कम मिलती है, लेकिन सांस्कृतिक जो इतिहास के अध्ययन के लिए ये सोर्सेज बहुत बहुमूल्य हैं। यूरोपियन साहित्य, ये भी मुगलकालीन इतिहास के सोर्सेज हैं। मुगलकालीन इतिहास की जानकारी के लिए यूरोपियन साहित्य भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इन सोर्स को दो भागों में बांटा जा सकता है: यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों की यात्रा विवरण तथा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के दस्तावेज। विदेशों से भारत का व्यापारिक संबंध बढ़ने के कारण समय समय पर अनेक यात्री भारत आए और इन यात्रियों में से मुख्य रूप से जो उल्लेखनीय थे रॉल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी, ये अंग्रेज थे, ट्रेवेनियर और वर्नियर फ्रांसीसी, मॉन्सरेट और पेलार्ट ये डच थे, डी कास्ट्रो पुर्तगाली, मनुची इटालियन तथा रूसी यात्री निकितिन भारत आए थे।
इन यात्रियों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक स्थितियों का आंखों देखा विवरण लिखा है। यद्यपि इन यात्रा वृत्तांतों में अनेक विसंगतियां मिलती है और लेकिन फिर भी मुगल कालीन स्रोत के रूप में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यूरोपीय यात्रा वृत्तांतों में जेसुइट पादरियों के जो वृत्तांत है उनका बहुत विशेष महत्व है। अकबर के दरबार में अनेक जेसुइट मिशन आए थे। इन पादरियों के विवरण से अकबर के दरबार और उसकी धार्मिक नीति और दरबार की सामाजिक संरचना और प्रशासनिक विषयों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो व्यापारी कंपनियों के दस्तावेज हैं उनसे भी तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था, वस्तुओं के मूल्य, उनके उत्पादन, शिल्प, परिवहन के साधनों, व्यापार आदि की विषय के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक सोर्स, मुगल कालीन इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सोर्स भी कुछ हद तक मदद करते हैं। मुगल कालीन अभिलेखों जिनकी संख्या तो कम है और इसके अलावा सिक्कों, भव्य भवनों और उनके अवशेषों से भी मुगल कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अभिलेखों से विभिन्न शासकों के राज्य की सीमा और शासनकाल के तिथिक्रम के निर्धारण में सहायता मिलती है। मुगल काल के शासकों द्वारा चलाए गए सिक्कों से उनके शासन विशेष की आर्थिक स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। सिक्कों पर खुदी इबारतों से तिथिक्रम और सम्राटों की उपाधियों का भी पता चलता है। मुगल काल में स्थापत्य कला का जो विकास हुआ उसका अंदाज़ा तत्कालीन किलों, मस्जिदों और इनको देखकर लगाया जा सकता है। इनमें से जैसे आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, ताजमहल, इन सब को देखकर मुगलों की कलात्मक अभिरुचि और आर्थिक संपन्नता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इन विभिन्न सोर्सों से हम मुगल काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा मुगल कालीन भारतीय इतिहास के सोर्स को जानने के साधन। थैंक यू।